एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथों में किसी आम बच्चे की तरह गुड़िया नहीं बल्कि असली तलवार थी, जिसके खेलने की जगह घर का आंगन नहीं बल्कि अखाड़ा हुआ करता था। और मजे की बात यह है कि इसका सपना सिर्फ राजमहल के ऐशो आराम तक सीमित नहीं था, बल्कि ये असल में एक पूरे देश की रक्षा करने का ख्वाब देखती थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उन्हीं सुनहरे पन्नों को पलटने जा रहे हैं, झांसी की शेरनी की वो महागाथा, जहां हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी मणिकर्णिका एक महान योद्धा रानी में बदल गई। चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो छोटी बच्ची थी कौन? जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब लड़कियों से सिर्फ घर गृहस्थी संभालने की ही उम्मीद की जाती थी। उस समय में ये बच्ची एक बिल्कुल ही अलग मिट्टी की बनी थी। इसका मकसद सिर्फ कोई शाही मुकुट पहनकर राज करना नहीं था, वो तो आगे बढ़कर मैदाने जंग में अपने राष्ट्र की ढाल बनना चाहती थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि वही थी जिन्हें पूरी दुनिया बाद में झांसी की रानी के नाम से जानने वाली थी। भाग एक योद्धा का जन्म, मणिकर्णिका के शुरुआती साल। कहानी की गहराई में जाने से पहले आइए जरा इस पूरे सफर के एक झटपट रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होती है 1828 में वाराणसी में उनके जन्म से। फिर आता है साल 1842 जब उनका विवाह हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ, और अंततः वो निर्णायक मोड़ यानी 1857 का वो ऐतिहासिक और महान विद्रोह। बस यही वो 3 अहम पड़ाव हैं जो इस पूरी गाथा की दिशा तय करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 से। पवित्र नगरी वाराणसी में एक बच्ची का जन्म होता है। माता पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा मणिकर्णिका। हालांकि घर में सब दुलार से उसे मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक जाने माने मराठा विद्वान होने के साथ साथ काफी साहसी व्यक्ति थे, और उनकी माता भागीरथी बाई एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। देखा जाए तो ये एक बहुत ही साधारण और शांत शुरुआत थी। लेकिन जिंदगी की राह हमेशा इतनी आसान नहीं होती। अचानक से हालात बदल गए। मनु ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सदमा था, पर यहाँ उनके पिता का एक फैसला पूरी कहानी को पलट देता है। मोरोपंत तांबे ने अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया जो उस समय के हिसाब से सोच पाना भी मुश्किल था। उन्होंने ठान लिया कि मनु को घर की चारदीवारी में कैद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे एक ताकतवर योद्धा बनाया जाएगा। भाग 2, एक अपरंपरागत शाही शिक्षा, पेशवा के दरबार में नियमों को तोड़ना। अब जरा उस समाज और मनु की असली जिंदगी के फर्क को समझिए। एक तरफ तो समाज की वो पुरानी सोच थी जहां लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित माना जाता था, और दूसरी तरफ थी हमारी मनु की वास्तविकता। जब उनके पिता बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करने लगे तो मनु का बचपन भी वही दरबार के माहौल में बीता। वहां लड़के घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखते थे। मनु ने देखा और बस तय कर लिया कि वो भी यही सब सीखेगी। उस जमाने में एक लड़की का हथियार उठाना सच में बहुत ही हैरान करने वाली बात थी, लेकिन मनु ने इन तमाम बेड़ियों को हंसते हंसते तोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने सीखा क्या क्या। उनकी पढ़ाई लिखाई किसी आम राजकुमार या राजकुमारी जैसी नहीं थी। संस्कृत, राजनीति और धर्म ग्रंथ तो उन्होंने पढ़े ही, वो तो ठीक है, लेकिन असली जादू उनकी युद्ध कला में था। सोचे, वो एक साथ दोनों हाथों से तलवारें चलाने में माहिर थी। इसके अलावा तीरंदाजी, भाला चलाना और घुड़सवारी, इन सभी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। और याद रखिएगा, ये सिर्फ कोई शौक नहीं थे, ये वही हुनर थे जो आगे चलकर 1857 के उस खूनी संग्राम में उनकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाले थे। अगर उनकी घुड़सवारी की बात करें ना, तो उनका टैलेंट देखकर बड़े बड़े योद्धा दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। तेजी से दौड़ते घोड़े पर सीधे खड़े होकर अपना बैलेंस बनाए रखना ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। और इस सफर में उनके 3 सबसे खास और वफादार साथी थे। उनके घोड़े सारंगी, पवन और बादल। ये ऐसे नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में रानी लक्ष्मीबाई के साथ हमेशा के लिए अमर हो गए। भाग 3, रानी का उदय, मनु से रानी लक्ष्मीबाई तक। बात है साल 1842 की। मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया, और इसी के साथ उन्हें मिला एक नया नाम, लक्ष्मीबाई। अब वो आधिकारिक तौर पर झांसी की रानी बन चुकी थी। लेकिन एक बात जो बहुत ही कमाल की है, वो ये कि रानी का शाही मुकुट पहनने के बावजूद अपने भीतर के उस योद्धा को उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। उनके लिए रानी होने का मतलब मखमली गद्दों पर आराम फरमाना बिल्कुल नहीं था।
वो हर रोज बिना किसी नागे के अपनी युद्ध कला का अभ्यास करती थीं। वो बाकायदा झांसी के सैनिकों के साथ मैदान में उतरकर ट्रेनिंग लेती थीं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था पता है? उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत नहीं बढ़ाई, बल्कि महिलाओं की एक पूरी की पूरी स्पेशल आर्मी तैयार कर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली लीडर वो है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी ताकतवर बनाए। भाग 4, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती, 1857 के विद्रोह की चिंगारी। अब कहानी में वो तूफान आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेज बड़ी ही तेजी से पूरे भारत में अपने पैर पसारते जा रहे थे और इसी बीच 1857 के उस ऐतिहासिक भारतीय विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इस पूरी उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश साम्राज्य की लालची नजरें झांसी पर जाकर टिक गईं और उन्होंने किसी भी कीमत पर इसे हड़पने का मन बना लिया। ये एक ऐसी भिड़ंत थी जिसे अब कोई नहीं टाल सकता था। झांसी को छीनने के लिए अंग्रेजों ने हथियारों से पहले एक कागजी चाल चली। इसे कहा जाता था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आसान भाषा में समझे तो ये अंग्रेजों की एक ऐसी मनमानी नीति थी कि अगर किसी शासक का अपना कोई सगा बेटा यानी जैविक वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और बस इसी बेतुके कानून का बहाना बनाकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से उनका वैध अधिकार छीनने की कोशिश की। और फिर रानी के मुंह से वो ऐतिहासिक शब्द निकले जो आज भी हर भारतीय के खून में उबाल ला देते हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। ये वो पल था जब एक रानी ने ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एक योद्धा की तरह हुंकार भरी थी। इसके बाद युद्ध के मैदान में जो हुआ उसने बड़े बड़े ब्रिटिश कमांडरों के भी पसीने छुड़ा दिए। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, उन्होंने अपने छोटे से दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और सीधे जंग के मैदान में उतर गईं। उनके दोनों हाथों में बिजली की तेजी से तलवारें चमक रही थीं। वो अपने घोड़े पर सवार होकर निडरता से दुश्मनों की फौज को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा अकल्पनीय शौर्य, ऐसा जज्बा इतिहास में वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। युद्ध के मैदान में दिखाई ये असाधारण कौशल कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये सीधा नतीजा था उनके उस बचपन के अखाड़े का और उस कड़ी ट्रेनिंग का जो उन्होंने सालों तक की थी। अगर बचपन में उन्होंने वो साहसिक फैसले न लिए होते, वो नींव न रखी होती, तो शायद झांसी की उस लड़ाई का इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। भाग 5, शेरनी की किंवदंती, साहस की एक स्थायी विरासत। तो इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा सार क्या है? एक छोटी सी बच्ची जिसे शायद उस समय का समाज घर में बैठाना चाहता था, उसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच में असीम साहस और ऐतिहासिक वीरता का किसी उम्र या जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जीवन इस बात का सबसे जीता जागता सबूत है। यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई आज भी और हमेशा भारतीय वीरता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक मानी जाती हैं। और इसी के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। यदि सही शिक्षा, पक्का अनुशासन और निडर साहस मिलकर इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं, तो उस छोटी सी मणिकर्णिका का वो शुरुआती विद्रोह आज के हमारे इस आधुनिक समाज में कहाँ और कैसे गूंज रहा है? क्या आज भी हम उन पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों को उसी साहस के साथ तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? जरा सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।